ये सरकार जो भी योजनाएं बना रही है सब थोड़ा अच्छा बना रही है। और ये तो हमारा पहले बार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। ये तो इनके वेलकम तो हमें बहुत वार्मिंगली वेलकम किया था स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। और यहाँ पर खाने पीना बहुत अच्छा लगा। इनके प्यार सभी हमको बहुत खुशी हुआ। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है और इसका बहुत ही अच्छी शुरुआत है हमारे देश को जोड़ने की, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं एकता में ही शक्ति होती है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इससे हमको ये पता चलता है कि उत्तर और दक्षिण के बीच के संबंध को, उनकी परंपराओं को एकजुट करने के लिए ये किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। ये संगमम है दिलों का, ये संगम है उत्तर से दक्षिण का, ये संगम है मीनाक्षी मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ धाम का, ये संगम है भारत की संस्कृति का। अभिव्यक्तियां अलग अलग हैं लेकिन भारत की संस्कृति एक है और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने इस खास कार्यक्रम में मैं बात कर रहा हूं काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण का। और वो इसलिए क्योंकि प्रथम संस्करण इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि द्वितीय संस्करण की मांग हुई और उसके बाद एक बार फिर से काशी की इस धराधाम पर आयोजित हुआ है काशी तमिल संगमम का द्वितीय संस्करण। तो अपने इस खास कार्यक्रम में इस द्वितीय संस्करण का हम जिक्र करने वाले हैं। काशी तमिल संगमम विश्व के सबसे प्राचीन और जीवंत शहर वाराणसी की मिट्टी पर भारतीय संस्कृतियों का अद्वितीय मिलन, जिसकी कहानी कहती है गंगा की अविरल धारा। पिछले वर्ष तमिल कैलेंडर के अनुसार ये था कार्तिकेय का पवित्र महीना और इसी पवित्र महीने में वाराणसी बना था साक्षी काशी तमिल संगमम के प्रथम भव्य आयोजन का। काशी तमिल संगमम ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन की वीणा के तार को झंकृत किया और प्रधानमंत्री जी के पंच प्राण में से एक विरासत पर गर्व को भी दी मजबूती। प्राचीन भारत की शिक्षा और संस्कृति के दो केंद्र वाराणसी और तमिलनाडु के एक माह तक चलने वाले इस अद्भुत और अविस्मरणीय मिलन को देखकर ऐसा लग रहा था कि देवलोक बनारस के घाटों पर उतर आया हो। पिछले वर्ष के काशी तमिल संगमम के आयोजन में हजारों लोग तमिलनाडु से वाराणसी आए थे। दोनों क्षेत्रों की कला, संस्कृति, व्यंजन, व्यवसाय आदि का हुआ था आदान प्रदान। इसके अलावा वाराणसी के ग्रामीण बच्चों के लिए IIT मद्रास द्वारा विद्या शक्ति कार्यक्रम और तमिलनाडु के शंकर नेत्र अस्पताल के वाराणसी केंद्र का हुआ था शिलान्यास। काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। अपनी उसी ऊर्जा, उसी भव्यता और उसी पवित्रता के साथ एक बार फिर से वाराणसी और तमिलनाडु के हृदय पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का यही प्रवाह है जो आज हमारे राष्ट्र की आत्मा को सींच रहा है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण जो आधुनिकता की उंगलियां भी पकड़े हुए है और जिसकी जड़ों में है संस्कृति और लोकाचार की शिक्षा। काशी तमिल संगमम का ये द्वितीय चरण वाराणसी में चल रहा है। पिछले वर्ष जब ये चलाया गया था तो एक महीने तक काशी में तमिल के काफ़ी ग्रुप्स आए थे और अलग अलग एरियाज़ में उनके अलग अलग कार्यक्रम कराए गए थे। अब की बार भी उसी तर्ज पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। काशी में इनका 2 दिन का विजिट होता है, फिर ये लोग प्रयागराज जाते हैं और प्रयागराज के बाद अयोध्या होते हुए फिर वापस काशी से प्रस्थान करते हैं।
भारत एक ऐसा देश है जो अनेकता में एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है पूरी दुनिया के सामने। तो ये काशी तमिल संगमम दक्षिण और उत्तर को, इनकी विचारधारा को, इनकी संस्कृति को, इनकी वेशभूषा को, इनके आपसी तालमेल को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। यहाँ पे जो तमाम स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो कलाकृतियों का जो प्रदर्शन है और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं, तो एक मौका है कि उत्तर भारत के लोग इस दक्षिण भारत के कार्यक्रमों से, वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के पहनावे से, जहाँ तक हो सकता है वहाँ की भाषा से अवगत हो रहे हैं। जो कार्यक्रम है ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया है तथा इसका पहला सत्र 2022 में BHU में हुआ था और इसका द्वितीय सत्र यहाँ पर नमो घाट पर हुआ है। तथा हम देख सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छी नीति है कि एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने की। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य होते होते 28 राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग पहनावा है और अलग अलग रहन सहन है। तथा ये बहुत ही अच्छी पहल है कि एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का। ये जो जोड़ने की बात है ये बहुत पहले से चली आ रही है। पहले साउथ के लोग यहाँ बनारस में बाबा के दर्शन के लिए आते थे और बहुत समय तक आते थे। सिर्फ धार्मिक के ये पहले सबसे पहली बात तो ये है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और धार्मिक के लिए ही सब लोग यहाँ पे आते थे। बीच में कुछ निम्न कारणों की वजह से, जैसे अलग अलग सल्तनत एवं मुग़ल जैसे एवं अलग अलग सल्तनत एवं राजशाही जैसे आ गई, तो ये इन क्षेत्रों का जो मतलब आपसी जो संबंध था वो बंद हो गया। लेकिन कुछ समय बाद, आज़ादी के बाद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तथा उनके कार्यकाल में इस चीज़ को फिर से शुरुआत किया गया है कि एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ने का। तथा ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें इतनी विभिन्नता होते हुए भी इस देश में एकता का प्रतीक मिल रहा है। तथा हम देख सकते हैं जैसा कि इन्होंने ये यहाँ पर किया है तमिल समागम, इसमें हमने देखा है कुछ समय पहले यहाँ पर विभिन्न तरह की चीज़ों का हमने अनुभव किया है, जैसे कि वहाँ के रहन सहन का, वहाँ के कपड़ों का और साथ ही उनके खान पान का भी। तथा इसमें अगर समानता कुछ है तो वो व्यक्तित्व का है तथा और धर्म का है। धर्म के भाव से ही हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं तथा इसका मूल कारण यही है कि धर्म में राष्ट्रवाद है। यहाँ जो उनके कार्यक्रम होते हैं उनमें बड़े ही वृहद रूप से प्लानिंग की गई है। सबसे पहले उनका आगमन होता है तो काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास के जो भी मंदिर होते हैं जो तमिल लोगों के लिए ज़्यादा रुचिकर होते हैं, उन सबके दर्शन कराए जाते हैं। वहीं पे उनका भोजन आदि कराया जाता है, स्वागत सत्कार किया जाता है। शाम को उनका सारनाथ विजिट कराया जाता है। भगवान बुद्ध ने जहाँ पहला उपदेश दिया था, सारनाथ यहाँ बहुत बड़ी एक मान्यता है बुद्धिस्ट लोगों में, तो उसका आर्कियोलॉजिकल साइट का हमारा वो म्यूज़ियम जिसमें अशोक स्तंभ रखा हुआ है, उन सब के दर्शन कराए जाते हैं। अगले दिन सुबह वे गंगा स्नान करते हैं। साथ ही ऐसे मोहल्लों में जाते हैं जहाँ पे तमिल के और जो हमारे साउथ इंडियन भाई बहन रहते हैं, उन मोहल्लों में घूमना फिरना, उनसे इंटरेक्ट करना और सुब्रमण्यम भारती जी जो यहाँ पे स्टे करते थे उनके घर के दर्शन करना, साथ ही उन्हीं की डिटीज़ और जो देवी देवताएं हैं उनके दर्शन करते हुए सुबह सुबह का वो अपना प्रसंग करते हैं। वहीं पे नाश्ता आदि करते हैं। सर वड़क्कम, वड़क्कम मतलब होता है स्वागतम, स्वागतम काशी। हमने यहाँ पे बहुत अधिक किताबें, विभिन्न प्रकार के खिलौने, वस्तुओं को देखा, जिससे कि हमें पता चलता है कि तमिल की संस्कृति और सभ्यता जो काशी से मिलती जुलती है। इसीलिए ये तमिल संगमम का आयोजन किया गया है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का यही उद्देश्य था, जो कि जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि अधिक लोग तमिल वाले लोग काशी में आकर बसते हैं। इसीलिए मोदी जी का यह नेतृत्व था कि जो संस्कृति और सभ्यता वहाँ की हमारे काशी से मिलती है, तो दोनों को मिलाकर एक संपूर्ण विश्व गुरु बनाने का प्रयास किया जा सके। काशी तमिल संगमम के इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों से मिलना हो रहा है, उनको जानने और समझने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त राजीव जी मौजूद हैं और राजीव जी की खासियत ये है कि राजीव जी कई भाषाओं में, या अगर हम उसकी गिनती कर ले लगभग 12 भाषाओं में राजीव जी बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कन्वर्स कर सकते हैं। इसीलिए ये काशी तमिल संगमम में लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर हमारे तमिल भाषी क्षेत्र के लोग आ रहे हैं तो उनको ये ट्रांसलेशन करके उनको समझा रहे हैं उनको किधर जाना है, क्या कुछ करना है, बहुत सारी बातें। तो मैंने सोचा कि ये जरूर ऐसी विभूति
जिनको कि 12 भाषा, और ये रहने वाले बनारस के ही हैं। मतलब ऐसा नहीं कहीं ये बेंगलोर में रह रहे हो या कर्नाटक के किसी एरिया में हो या तमिलनाडु में हो, ये बनारस में रह रहे हैं और बनारस में रह के इन्होंने लगभग 12 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। काशी गंगा विश्वनाथ। मैं राजीव मोहन शर्मा, मेरा जन्म काशी में हुआ और बचपन से एक ऐसी प्रेरणा रही कि मैं वो कुछ जानूं जो मुझे और लोगों की मदद कर सके। चूंकि मैं संस्कृत पढ़ा हूँ तो मुझे और भाषाओं को सीखने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हाँ, इतना जरूर है, अटेंटिव रहता हूँ, ध्यान लगाए रहता हूँ। इस वजह से आज लोग मुझे काशी में तमिल हेल्पलाइन के नाम से वैसे सिर्फ बात तमिल हेल्पलाइन की नहीं है, हालांकि ये काशी तमिल संगमम चल रहा है इसलिए तमिल हेल्पलाइन की बात है। बात ये कि अलग अलग भाषाओं में भी ये बात कर सकते हैं। कितनी भाषाओं में आप बात कर सकते हैं और वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? तमिल, तेलुगु, बंगला, कन्नड़, मलयालम, भोजपुरी, राजस्थानी, मारवाड़ी, सारी भाषाएं। बताइए, यानी कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि हम भाषा संगमम की बात करते हैं और ये मुझे लगता है कि ये अगर अलग अलग जगहों पर जाए तो बिल्कुल सारे राज्यों में लोगों की जो दूरी है, जो भाषा का जो बंधन रहता है वो खत्म हो जाएगा। राजीव जी, कहाँ कहाँ आपको इस माध्यम से कहाँ जाने का मौका मिला और कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत को आप बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, इसके बारे में बताऊँ, सबसे पहले जब यहाँ 2019 में NRI समिट हुई तो मुझको प्रशासन ने बुलाया और घाट के जो NRIs आ रहे थे तो मैं जहाँ खड़ा हो जाता तो 1 से 4 6 भाषा के लोगों को बता देता था, तो बहुत ही ज्यादा उस समय चर्चा का विषय बना। उसके बाद तमिल संगमम 1 और वो तमिल संगमम 2। इस वक्त मैं स्वतः स्फूर्त महसूस कर रहा हूँ। मैं किसी से कुछ सहायता की मांग कभी नहीं करता कि मुझे ये करो वो करो। मुझे आनंद आता है, बार बार मुझसे काशी गंगा विश्वनाथ। अच्छा, तो काशी के बारे में थोड़ा तमिल में बताइए। ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಒಳಗಟ್ಲೆ ಒಂದು ತನಿ ಸ್ಥಳಂ ಗಂಗಾ ಪಿಂಜಂ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಎಡಂ ಕಾಶಿ ಅದಕ್ಕಿನಾಲ್ காசியில மோட்சம், காசியில 4 பக்கம்ல தண்ணி இருக்கும். கங்கா அந்த பக்கம் கோமதி, இந்த பக்கம் போனா வருணா, அந்த பக்கம் போனா கசி. 4 பக்கம்ல தண்ணி. சூடுகாட் ஹரிಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್ சவுத் சைடுல, அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போனா மணிಕರ್ಣಿಕಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ ಒಡಂ ನಮ್ಮ ಪಂಚತತ್ವ ಒಡಂ ಇರ್ಕೋ. ಅದು ಪಂಚತತ್ವ ಒಡಂಲೆ ಅಗ್ನಿ, ತಣ್ಣಿ, ವಾಯು ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ प्रेजेंट ಇರ್ಕೋ. इसको में नष्टम आगाद है। ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ ಅಡಿಕ್ ಅಡಿಕ್ काशी वर्ण की मनस भर दो। चलिए, अभी अगर हम सारी भाषाओं में इसका तर्जुमा करवाएं और ट्रांसलेशन करवाएं तो बहुत वक्त बीत जाएगा। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, इसके बारे में बताइए। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या समझते हैं आप? माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को कहते हैं। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संदेश है, ये आज से तो मान लीजिए हमारे युवाओं को इसके प्रति जागरूक करना है, लेकिन हम जागरूक रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने एक परंपरा बताई, नॉर्थ इंडिया वाले को साउथ इंडिया और साउथ इंडिया वाले को नॉर्थ इंडिया। इसका मतलब है कि जो मठों की स्थापना हुई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ के लोग अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात काशी आके तीर्थ क्षेत्र में उनका पिंड प्रदान करते रहे। और उत्तर भारत के लोग, यहाँ कहा गया है दक्षिण को यम दिशा, यहाँ के लोगों को भी इसी तरह बताया गया है कि जब आपका अंतिम यात्रा करना हो तो दक्षिण की दिशा रामेश्वरम जाए, श्रीशैलम जाए और वहाँ के दर्शन का पुण्य लाभ दें। ये प्राचीन काल से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कड़ी रही है और रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, वाकई बहुत अच्छा आपने बताया। और निश्चित तौर पे इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों से मिलना बहुत श्रेयस्कर होता है, क्योंकि हमारे अनुभव के संसार में, हमारे ज्ञान के संसार में लगातार वृद्धि होती रहती है। और ऐसा ही कुछ राजीव जी से मिलने पर हमें महसूस हुआ। जी, आप बताइए, करिए। हर 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 महादेव। दरअसल जब भी हम किसी बाल मन को देखते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, तो देश का भविष्य हमें नजर आता है।
और जब ये हमारी बुनियाद मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर इमारत भी मजबूत होगी। और इसीलिए जब भी किसी अभियान की शुरुआत होती है, जब भी किसी कार्यक्रम की शुरुआत होती है, जब भी कहीं हमें समाज में कहीं विचारों की स्थापना करनी होती है, तो घरों और परिवारों में जो हमारे बच्चे होते हैं सबसे पहले उनको संस्कारित किया जाता है, उनको जानकारी दी जाती है। और इस जानकारी के माध्यम से न केवल बच्चे सूचना से युक्त होते हैं, बल्कि घरों के अंदर जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके पास भी वो जानकारी पहुंचती है। काशी तमिल संगम को लेकर रोज नित्य प्रति विभिन्न स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं, उनकी जानकारी उन्हें दी जा रही है। कार्यक्रम क्या है, काशी क्या है, काशी कैसे वो अच्छे दूत बन सके, ब्रांड एम्बेसडर बन सके, अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें इस कार्य में दीक्षित भी किया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो यही बच्चे कुछ कहानी ज़रूर सुनाएंगे, कुछ बातें ज़रूर बताएंगे और इनके मन के अंदर के भाव क्या हैं ये भी हमें बताने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, तो जो संत जो हमारे इष्ट को पूछते हैं, वाकई इन बच्चों से बात करना कई मायने में बेहद अच्छा होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बच्चों के पास जो जानकारी होती, जिन सूचनाओं को वो अपने आधार पर बताते हैं, जो उनका व्याख्या होती है, जो उनका एक्सप्लेनेशन होता है, वो बहुत अलग होता है या हमारी सोच और समझ से विपरीत होता है। और ऐसा ही कुछ इनसे बात करने पर भी महसूस होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और बात हो रही है काशी तमिल संगमम की। बहुत सारे आयाम हैं, जैसा कहते हैं ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ठीक उसी तरीके से इस कार्यक्रम के भी विविध व्यापक आयाम है, जिसको कि शायद संपूर्ण रूप से बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश हमारी जारी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तमिल और जो हमारे उत्तर प्रदेश दोनों की छवि देखने को मिलती है। एक पूरा हमारा नेशनल इंटीग्रेशन जैसा वहाँ पे सिनेरियो होता है। उसके बाद पूरा क्रूज़ राइड के माध्यम से उनको गंगा के घाट दिखाए जाते हैं और जो विश्व प्रसिद्ध हमारी गंगा आरती है उसको दिखाया जाता है। और सारा जो पर्यटन संबंधी भ्रमण है वो कराते हुए उनको वापस होटल भेजते हैं। नमस्ते, मैं सोमनाथ डनायत, मैं आईआईटी कानपुर में हूं और यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में मैं आईकेएस एक्सपर्ट के रूप में मुझे रखा गया है। तो ये मैं यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से लेकर के आए हैं। उसमें से जो मैं जिसको देख रहा हूँ वो मुख्य रूप से जो दिखाने वाला हूँ, मुख्य रूप से ये सर्प रज्जु खेल है। ये पूर्णतः भारतीय खेल है, जो अगर मैं कहूँ अपने शब्दों में, ये वेदों का सारांश, जो हमारे भारतीय शास्त्र हैं उनका सारांश कहा जा सकता है। तो ये हम ये मान के चलते हैं, इस खेल में हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि हम वैकुंठ में स्थित हैं। और वैकुंठ में हम तब होते हैं, जैसा हमारे दीक्षित जी ने बताया कि वैकुंठ में हम तब स्थित होते हैं जब हम सारे विकारों को, जो षड विकार हमारे यहाँ बताए गए हैं, उनमें से ये विकार आपको यहाँ दिखेंगे: क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, मिथ्या, काम, ईर्ष्या, द्वेष। तो ये आपस में मिले जुले हैं, ये षड विकार के रूप में कहे गए हैं। जब इनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, जित इंद्रिय, जिसको हम जैन भी कह सकते हैं, वहां से भी यही संदेश आता है। तो जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तब हम यहाँ पर पहुंच पाते हैं। इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही तप है। ये देखिए यहाँ तप लिखा हुआ है। तप की सीढ़ी जो है हमको स्वर्गलोक में ले जा रही है, ईर्ष्या हमको नीचे ले जा रही है। तो जब हम ऐसा तप करते हैं कि इन सारे विकारों को कंट्रोल करते, नियंत्रित करते हुए चलते हैं, तो कई जन्मों के पास, क्योंकि ये तपस्या है, ये बड़ी तपस्या है। आज हम किसी बच्चे को एग्जाम में जेईई निकालनी है, उसको मेहनत करना पड़ती है, उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो भी तप करता है, लेकिन उसके पास में क्षणिक सुख है,
उसको जब जेई निकाल लिया तो उसको क्षणिक सुख मिला, सुख तो मिल गया, फिर जाकर पढ़ेगा, पढ़ाई करेगा, उसके बाद में फिर उसके जीवन में उतार आएगा, चढ़ाव आएगा। कभी हम हिमालय पे घूम रहे होते हैं तो हम बड़े प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, वहीं कभी हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम अस्पताल में हमारी टांग लटकी होती है। ये दैनिक जीवन है, मृत्यु लोक में, भूर लोक में ये दैनिक स्थिति है। तो हम अप डाउन की स्थिति में चलते हैं। यहाँ पे आनंद सर्वत्र नहीं है, तो वो जो सर्वत्र आनंद, हमेशा के लिए सदैव का आनंद, लंबा आनंद चाहिए हो तो हमको क्या चाहिए? हमको फिर वैकुंठ चाहिए, और वैकुंठ के लिए हमको तप चाहिए, और तप के लिए हमको जीवन में कंट्रोल चाहिए, नियंत्रण चाहिए विकारों के ऊपर। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम निर्विकार होकर के, विकारों पर नियंत्रण करके, ईश्वर ने हमको अवसर दिया, हम यहां पर आए। अब चूंकि परिवर्तन संसार का नियम है तो आप यहीं पर नहीं रह सकते। जैसा दीक्षित जी ने कहा कि इच्छा होगी जब तक प्रभु की, विष्णु जी की, वो रखेंगे। उसके बाद में जैसे डाई में आपका 6 आया, मान लीजिए मेरा 6 आ गया, तो 6 आया तो मैं ये 6 में मोह के साथ में जन्म लूंगा, क्योंकि ईश्वर निर्विकार को तो यहां नहीं भेजेंगे भूलोक में, एक विकार देंगे, तो विकार उन्होंने दिया मोह। अब मैं यहां जीवन में अपने विकारों को बढ़ा भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं कि इस मोह को भी खत्म कर दूं और वैकुंठ को प्राप्त कर लूं। मैं यहाँ पर ये भी बता दूंगा, गेम है अगर, तो गेम में ये भी हो सकता है कि आपकी ये 6 वाला जो डाई है ना, ये आपका 3 बार आया। आपने एक बार किया फिर 6 आया, एक बार किया फिर 6 आया, और एक बार किया फिर 6 आया। यानी कि आपका जन्म तो हो रहा है, लेकिन जन्म आपका अवतारी रूप में हो रहा है। ये बहुत समझने वाली बात है। अवतारी रूप में यानी कि एक में आ रहे हैं आप, सीधे यहाँ पर एक में आ रहे हैं, यानी कि आपका जन्म हुआ बगैर किसी विकार के। लेकिन जैसा हम लोग हमेशा कहते हैं कि भगवान श्री राम ने भी जन्म लिया, एक स्वरूप में वो आए, इंसानी रूप धारण किया, भगवान श्री कृष्ण आए, तो उन्हें तमाम जो मनुष्य या मानव जनित जो विकार हैं, या जो मनुष्य होने के साथ साथ जो विकार, उन पे उन्होंने विजय प्राप्त की। ऐसा नहीं कि वो उनसे लड़े नहीं। मैया यशोदा के साथ तो मोह उनका भी रहा होगा, देवकी के साथ तो मोह उनका भी रहा होगा, राधा के साथ तो प्रेम उनका भी रहा होगा, लेकिन वो निर्विकार था। वो निर्विकार था, और साथ ही साथ जो भी विकार थे उनको उन्होंने उनका शमन किया है। तत्पश्चात वो यहाँ पर आगे बढ़े हुए। तो यानी कि प्रभु को भी इन सभी विकारों से गुजरना पड़ा है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जब शमन किया है तो वो इतने बड़े महापुरुष हुए, भगवान हुए, उनको उसका दर्जा मिला है, और वो फिर आगे बढ़े। तो इस तरीके से ये गेम चलता है। सोमनाथ जी आगे बताइए। जी, तो इस तरह से ये गेम आगे बढ़ेगा। अब 6 के बाद का चांस मिलता है, जैसा कि बताया दीक्षित जी ने कि 6 के बाद चांस मिला, 3 6 आए तो अवतार पुरुष के रूप में महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण, हमारे नानक, गुरु नानक, तो इन सब के रूप में जन्म अवतार के रूप में होता है। अन्यथा हम साधारण मनुष्य यहाँ मोह के साथ लिप्त होकर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी मेरा 6 का चांस मिला, 4 आया, 1 2 3 4, तो ये 4 आया तो मैं यहाँ आया। अगर मेरा 3 आता तो मैं तप में आता, और तप का ये सीढ़ी मिलता मुझे, मैं यहाँ जाता, बस ऊपर जाता, गेम की अच्छाई है। अगर मैं मेरा यहाँ ईर्ष्या पे आता तो मैं यहाँ नीचे जाता, है ना। अगर मैं यहाँ कुसंगति पे जाता तो मैं यहाँ नीचे जाता। आजकल कुसंगति के लिए बहुत सारे उपक्रम मिल जाते हैं, नशा है, तमाम तरह की चीजें हैं, तो उन कुसंगति से हमारे छात्रों को बचना चाहिए ताकि वो नीचे ना आए और वो अपने उत्थान की ओर बढ़ते रहें। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी चीज है, ये यहाँ देख रहे हैं आप, अविद्या। अविद्या का सांप आपको नीचे ले जा रहा है, और इसके ठीक बगल में है सुविद्या। सुविद्या की देखिए सीढ़ी, ये रज्जू, रज्जू यानी संस्कृत में रज्जू का तात्पर्य है रस्सी, तो ये रस्सी जो है ऊपर ले जाती है। तो सुविद्या जब करते हैं तो ऊपर जाती है। ये देखिए सुविद्या, तो पहुंच रहे हैं? ये सुविद्या से हम ऊपर पहुंच रहे हैं, एक किसी लोक के ऊपर। ये यहाँ आ गए हम, रुद्रलोक में जा रहे हैं सुविद्या। तो ये वो सारी चीजें सोमनाथ जी, और वाकई इस गेम का अगर हम व्याख्या करेंगे तो इस गेम की व्याख्या वाकई अनंत होगी। अनंत इसलिए कह रहा हूं कि एक एक कॉलम में जो चीजें हैं, कैसे सर्प काट रहा है और कहां पर आप जा रहे हैं, कैसे रज्जु आपको मिल रही है और कहां पर आप ऊपर चल रहे हैं, और जो इसमें बैकुंठ और सत्यलोक और तपोलोक, ये जो लोक बताए गए, इनकी अपनी अपनी अलग अलग व्याख्या। लेकिन मेरा सभी महानुभावों से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे ये निवेदन है कि अपने अपने घरों में इसको जरूर लेकर आए, और अपने बच्चों के साथ में, अपने जो बड़े लोग हैं घर में, सब लोग बैठ के साथ में खेलें, तो बच्चे न केवल भारतीय संस्कृत से उनका परिचय होगा, उनके कर्म कैसे अच्छे हो, उनके अंदर विकार जो हैं वो कैसे खत्म हो, ये सारी चीजों को जानेंगे, समझेंगे। निश्चित तौर पर इस पे कंप्लीट सॉल्यूशन है।
கல்சிலைகள் பழைய காலத்து 5ஆம் நூற்றாண்டு வந்து கல்சிலைகள் அருமையாக இருந்துச்சு. நாங்கள் சோசியல் சயின்ஸ் புக்கில் படித்த மாதிரியே இருந்துச்சு. ரொம்ப கண்கூட பார்த்ததும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அடுத்து வந்து நம்ம வெள்ளைக்காரங்க வந்து கொள்ளையடிச்சிட்டு போனாங்க. நம்ம நகை மீதி நகையெல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம நாட்டில் உள்ள நகை இவ்வளோ அழகாக அந்த காலத்தில் செஞ்சுருக்கு. ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது. अगले दिन वो प्रयागराज प्रस्थान करते हैं, संगम का दर्शन करते हैं, वहाँ पे 2-3 महत्वपूर्ण जगहों का दर्शन करते हैं। फिर अयोध्या नाइट स्टे रहता है। अयोध्या में जो भी हमारी महत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध आजकल हमारे मंदिर हैं और बाकी रामलला के दर्शन हैं या अन्य प्रकार के वहाँ भी 1-2 तमिल स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब दिखाते हुए वापस ला के ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में हम लोग हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम दिखाते हैं, जहाँ पे वाराणसी के सारे जीआई उत्पाद और सारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स का प्रदर्शन है। और उसके बाद वे रात्रि को यहाँ से ट्रेन से प्रस्थान करते हैं। वड़क्कम काशी, जी हाँ, ये वो बात है, ये वो शब्द हैं जो यहाँ पर लोगों की जुबां पर हैं। और जाहिर सी बात है, कह रहे हैं ना कि जो लोग दक्षिण भारत से आ रहे हैं वो वड़क्कम काशी कह रहे हैं। यहाँ के लोग नमस्ते कह रहे हैं, नमो नमः कह रहे हैं। बहुत सारे इन शब्दों का आदान प्रदान हो रहा है। भाषा संगम के माध्यम से भी जो भारत की संस्कृत की जो विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है। और ये मजबूती हम यहाँ पर देख रहे हैं। और जैसा कहते हैं गंगा का प्रवाह अनंत है, वैसे ही हमारे विचारों का प्रवाह भी अनंत है, भारतीय संस्कृत के प्रवाह भी अनंत है। और ये प्रवाह लगातार जब तक ये मानव सभ्यता है तब तक ये बनी रहेगी। तो फिलहाल एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।